नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। तो आज हम देश के, भारत की और विश्व के अन्य कुछ जो मुख्य देश हैं जिनकी इकोनॉमी से पूरी दुनिया चलती है किसी न किसी तरीके से, और वहीं से बहुत कुछ व्यापार आता है और जाता है, टेक्नोलॉजी आती है, लेटेस्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स, मैनेजमेंट की टेक्निक आई हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लंबे समय तक उत्थान होता है। नए नए प्रोडक्ट और सर्विसेज क्रिएट किए गए हैं जो कि पूरी दुनिया में फैल गए हैं और भारत में भी फैल गए हैं। तो मुख्य बात यह है कि ब्रिटेन और जापान में तो आर्थिक मंदी है, जर्मनी और चीन का भी बुरा हाल है, और अमेरिका में बहुत कर्जे हैं, उससे बेहाल है। लेकिन भारत इकोनॉमी का एक ग्रोथ इंजन बन गया है। पिछले दिनों भारत की एयरलाइन इंडस्ट्री ने, भारत की जो मुख्य एयरलाइंस हैं, जैसे एयर इंडिया है, इंडिगो है और दूसरी एयरलाइंस हैं, उन्होंने करीब के 1500 से अधिक विमानों का ऑर्डर दिया है। यानी कि पिछले 1-2 साल में 1500 विमान आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये है, और पहले कुछ जो एयरपोर्ट थे उससे बढ़ के अब 100 से ऊपर कुछ एयरपोर्ट ऑपरेटिव हो चुके हैं, और विमान सेवाएं तो भारत के कोने कोने में पहुंच रही हैं। लेकिन हमारे जो देश के रुडाली लोग हैं, जिनको कोई इकोनॉमिक फैक्ट और फिगर से, जिनका कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है, और बड़े बड़े लेख और बड़े बड़े व्याख्यान वो दे देते हैं, वो तो ये कहेंगे कि ये तो सब बकवास है, ये सब भक्त लोगों ने और नारंगी जो है ना दिमाग के लोगों की ये उपज है, इसमें वास्तविकता कुछ है नहीं। लेकिन ये जो आंकड़े आ रहे हैं, ये गणनाएं आ रही हैं, ये इसके अंदर देश के बाहर से आ रही हैं। तो कहाँ कहाँ से आ रही हैं उसको देख लेते हैं। थोड़ा बहुत संकलन किया गया है, उसमें खुद भी संकलन किया है, और दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बौद्धिकता, यानी कि उसका भी हम कभी कभी इस्तेमाल करते हैं। बल्कि हर प्रोग्राम में कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन जो है ना, बहुत बड़ा झाड़ झंखाड़ पड़ा हुआ है इंटरनेट पे, उस पर से निकालने के लिए उसका उपयोग हम करते रहते हैं। तो अब आप देखिए कि 2002 में भारत में एक मिशन चला था, एक कि उसका था इनक्रेडिबल इंडिया, यानी कि भारत एक बड़ी ही मजबूत स्थिति में है। वो इलेक्टोरल रूप में तो सफल नहीं हुआ, लेकिन विदेशियों को कुछ न कुछ उसने आकर्षित किया। ये 2002 की बात है। अब उससे 2 दशक आगे चले जा करके आज 2024 में हम बैठे हैं। तो एक बहुत सारा, एक या दो नहीं, एक कोरस, एक पूरा समूह है दुनिया के एनालिस्ट का, फाइनेंशियल एनालिस्ट का, वित्तीय सलाहकारों का, जिनकी सलाह पे बड़े बड़े फंड, बड़े बड़े इन्वेस्टर और कंट्री, देश और बैंक अपने निवेश इधर से उधर करते हैं, उनकी गाइडेंस लेते हैं, और उसके लिए वो उनको मोटी और तकड़ी फीस भी देते हैं। ये ठीक है कि अनुमान पूरी तरह से गलत नहीं होते, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो ये तो बड़े बड़े जो दुनिया के इस क्षेत्र के विद्वान हैं, सलाहकार हैं, उनका जो है समरी है कि वो क्या क्या कह रहे हैं। चलिए उसको देख लेते हैं। मार्टिन वॉल्फ हैं, जो कि जाने माने फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, वो कह रहे हैं कि 2050 तक परचेजिंग पावर ऑफ इंडिया विल बी 30% लार्जर देन दैट ऑफ 2050। यानी कि इससे 30% ज़्यादा हो जाएगी, मतलब परचेजिंग पावर 2050 में, यानी कि अमेरिका से 30% ज़्यादा परचेजिंग पावर हो जाएगी। और सस्टेन्ड कंज्यूमर डिमांड, इसका कारण क्या है कि भारत में सस्टेन्ड कंज्यूमर डिमांड है, जबकि चीन की इकोनॉमी जो है ना वो एक्सपोर्ट पर आधारित है, वो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते हैं,
इंपोर्ट करते हैं और उसके बाद में फिनिश्ड गुड्स और सर्विसेज जो है वो दुनिया भर के अंदर उन्होंने उनको बेचते हैं और बहुत ही अग्रेसिव कॉस्टिंग करते हैं, क्योंकि वहाँ आर्मी स्टाइल से काम चलता है। यानी कि आप समझ लीजिए कि चाइना तो एक आर्मी का कैंटोनमेंट है ना, और भारत जो है वो एक अव्यवस्थित था, कैंसरस ग्रोथ वाला एक शहर है, पुराने तरह का शहर है जिसमें बहुत सारी समस्याएं, वो समस्याएं कुछ सुधर रही हैं, पहले से ठीक हो रही हैं। लेकिन हमारे कुछ विद्वान मित्र हैं जो कविताएं लिखते हैं, कहानियां पढ़ते हैं, वो फैक्ट्स पे अगर मैं जाते नहीं हूँ, उनसे पूछा है मैंने, केवल निवेदन किया कि महाशय, हे मित्र, हे विद्वान, ये जो आप लगातार अपना प्रचार कर रहे हैं, बात बोल रहे हैं, कहानी बोल रहे हैं, इसका आधार क्या है? आपके पास फाइनेंशियल डेटा क्या है? आपके पास में जीडीपी के आंकलन क्या हैं? जीडीपी देश की कैसे बदलती रही है पिछले 50-60 सालों में, उसका आपके पास क्या जानकारी है? तो वो कहते हैं आंकड़े वाकड़ों से कुछ नहीं होता। आंकड़ा, एक आंकड़े से बहुत सारा फर्क पड़ जाता है। कभी बताया जाता है कि इस व्यक्ति की आय तो 50,000 रुपये महीना है, हम ज़्यादा बड़ी फिगरों में नहीं जाते, और दूसरे की बोलते जाते हैं कि इसकी 15-20 हज़ार रुपये महीना है, और तीसरे की 5-10 हज़ार महीना है। तो तीनों में, आंकड़े में बहुत सारी चीज़ें हम समझ सकते हैं। लेकिन चलिए उस बात को छोड़ देते हैं। ये बात हमने की तो सिर्फ एक कंपैरेटिव एनालिसिस है, एक तुलनात्मक समीक्षा जो है वो की है। और हमारे देश में ऐसे बड़े बड़े विद्वान और ऐसे बड़े बड़े विशेषज्ञ और इकोनॉमिस्ट अपने आप को बोलते हुए बैठे हुए हैं। वो कहते हैं कि जीडीपी का कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर जीडीपी बढ़ गई तो क्या हो गया। यानी कि कुल मिला के बात ये कह रहे हैं कि किसी परिवार की आय बढ़ गई तो क्या हो गया, किसी गांव की आय बढ़ गई तो क्या हो गया, किसी प्रदेश की आय बढ़ गई तो क्या हो गया, किसी व्यक्ति की आय बढ़ गई तो क्या हो गया। आपको और हमको बिल्कुल मालूम है ये सामान्य बात की याद नहीं, इसमें कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है, इसमें कोई बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन ये चलता है हमारे यहाँ। तो बात में ये बताई जा रही है कि भारत की जो डिस्पोजल इनकम है वो 15% की गति से बढ़ रही है, और रियल वेजेज भी है वो करीब करीब जो है वो 4.5% की गति से बढ़ रहे हैं, यानी कि उनमें बढ़ाव हो रहा है। और इंडस्ट्रीज और सर्विसेज, जो कि अब एक यहाँ मुख्य बात है कि जो भी इंडस्ट्रीज हैं, जो उद्योग हैं और सर्विसेज हैं, जो कि वेस्ट में, अमेरिका में एक मेच्योरिटी उन्होंने ले ली है और फिर वो दूसरे फेज में जा रहे हैं, तो भारत में ये काम बड़ी तेजी से हो रहा है। तो जहाँ वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कुछ स्लो डाउन हो रही है, जो कि इन सभी जो बड़ी इकोनॉमी है उनकी एक कॉमन समस्या है, उसके कारण बहुत सारे हैं, उनके कुछ अलग बात करेंगे। लेकिन भारत की जो ग्रोथ है, जो कि बढ़ोतरी है, जो कि जीडीपी है, उसके अंदर मुख्य रोल जो है वो देश की अपनी डिमांड का है, कंज्यूमर डिमांड का है, इंडियन कंज्यूमर डिमांड का है। और एक्सपोर्ट में तो चलिए जो बढ़ोतरी हो रही है वो हर क्षेत्र में हो रही है, चाहे वो सर्विस एक्सपोर्ट हो या दूसरे क्षेत्र के एक्सपोर्ट हो। यानी कि अब तो रक्षा के जो उपकरण हैं उनके भी एक्सपोर्ट होने लगे हैं, पहले कुछ होते नहीं थे। 2 लाख करोड़ से ज़्यादा के जो है वो रक्षा के संसाधन और कलपुर्जे, मशीनें और बहुत सारी चीज़ें वो देश में ही बन रही हैं, जो पहले कभी बनाई नहीं गई। उनके कोई ना कोई तो कारण रहे होंगे, उसमें कोई ना कोई तो दृष्टि रही होगी, क्यों रक्षा क्षेत्र के सामान को कोई प्रयास नहीं किया गया, कोई नियम कायदे कानून बदले नहीं गए। यानी कि मुख्य तौर से यथास्थितिवाद, स्टेटस क्यू मेंटेन करके रखा गया। अब परिवर्तन पिछले 10 वर्ष में जो आया है वो यही है कि स्टेटस क्यू को बदल दिया गया है। अब दृष्टि हर क्षेत्र में उसके मल्टीप्लायर इफेक्ट की हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो सर्विस हो। तो इसमें ये जो कंज्यूमर जो है ना, ड्यूरेबल्स की ग्रोथ, कंज्यूमर ड्यूरेबल जैसे कि फ्रिज है और भी दूसरी बातें हैं, वॉशिंग मशीन है, दूसरे जो कंज्यूमर यूज करते हैं, उनकी 18 से 20%, 15 से 18% डिमांड बढ़ती चली जा रही है। कुल मिला के बात यह है कि भारत की जो 140 करोड़ हैं उनमें से करीब करीब 1/3 जो है
वो उनको मिडिल क्लास कहा जा सकता है। उसमें फर्दर क्लासिफिकेशन हो सकता है, HNI हो सकते हैं, जो हाई जो है ना इनकम के जो नेटवर्क हैं वो लोग कितने हैं, तो वो परसेंटेज उसका उसका जो सेग्रीगेशन है, उसका डिवीजन है, वो एक अलग बात है। यानी कि अमेरिका की जो पूरी पॉपुलेशन है, उनकी जनसंख्या है, उसकी करीब करीब डबल तो हमारे पास मिडिल क्लास है। वो ठीक है, अमेरिका की इकोनॉमी भारत से कई गुना बड़ी है, 6-7 गुना बड़ी है, लेकिन ये बहुत जल्दी ही वहाँ पहुँचेगी। तो भारत की GDP के साथ क्या हुआ है, 1960 से क्या हुआ है, इसका हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ये सामने आंकड़े हैं कि। और एक बात और भी है कि जो नॉमिनल GDP है, जो कि 2022 में 3.5 ट्रिलियन डॉलर थी, वो 2030 में यानी कि 8 साल के बाद में करीब करीब दुगनी से अधिक हो जाएगा, यानी कि 8 साल में डबल हो रही है ना, हो करके 7 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर चली जाएगी। लेकिन आप याद कीजिए, कुछ दिनों पहले, कुछ साल पहले जब ये कहा जाता था कि भारत एक 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है, तो बड़े बड़े विद्वान हमारे देश के, उसमें अधिकतर रोडाली गैंग के साथ है, वो हंसा करते थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता। अब कारण ये भी है कि उन्होंने तो ऐसा ही समय देखा है जिसको जो सोशलिस्ट रेट ऑफ ग्रोथ देखी है, जिसको बताया गया कि वो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है, लेकिन वो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ थी नहीं। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।